सुभाष जी, वीण, गौतम जी है, अभिषेक, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया। आज जो ये कार्यक्रम बच्चों जो चला हुआ है विद्यालय में, ये जैसे शास्त्री जी ने कहा 2018 में हिमाचल सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया था बच्चों की प्रेरणा के लिए। वो ये कार्यक्रम चला था कि जैसे आप बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल में, इसी तरह हम भी कभी आपकी तरह ही इन स्कूलों में पढ़े हुए हैं। लेकिन आज आप लोग जो ऐसे बेंच पर बैठे हुए हैं, पंखा लगा हुआ है, वेल फिनिश्ड कमरा है, ये देखो आपके पास स्मार्ट इसका ब्लैक बोर्ड है जिसमें आप पढ़ते हैं। लेकिन जब हम पढ़ा करते थे उस टाइम इस तरह की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, ना कोई बिल्डिंग जब हो जो भी थी हमारे पास बिल्डिंग नीचे जहाँ आजकल प्राइमरी स्कूल है वहाँ बिल्डिंग होती थी, और वो बिल्डिंग थी सिंपल मिट्टी और गारे की, ऊपर एक छत लगी हुई होती थी, ऐसे कोई सीमेंटेड बिल्डिंग नहीं होती थी। बैठने के लिए हमारे पास होती थी टाट पट्टी। हाई स्कूल वालों को स्टूल होते थे, स्टूल जो हाई स्कूल में पढ़ते थे बच्चे वो स्टूल पर बैठते थे, बाकी जो उससे नीचे वाले बच्चे जो है वो टाट पट्टी पर बैठते। लेकिन उस टाट पट्टी में जो बैठना है, जो अध्यापक है जो पढ़ाते थे, उसमें भी मुझे लगता है उतना ही मजा आता था जितना मजा आपको इन बेंच पर बैठने पर आता है। हाँ, एक चीज है, उन दिनों स्कूल की क्लास की स्ट्रेंथ कम होती थी और पढ़ाई पढ़ रहा है और आई पढ़ रहा है। आज से पहले जो 100 साल पहले पढ़ा उसने भी वही पढ़ा, लेकिन उसने पढ़ा गरीबी में, उसने पढ़ा कम कपड़ों में, उसने पढ़ा सुबह खाना खाया 10 किलोमीटर पैदल चला, शाम को खाएगा। दिन को भूख आई तो खाने को नहीं था, ना वो पैसा था ना दुकान थी, दुकान नहीं थी। जब हम यहाँ 77 में पढ़ते थे तो दुकान में आटा नहीं मिलता था, घर से लाते थे। हमारे से पहले जो हमारे बुजुर्ग पढ़े वो जैसे यहाँ से पंजाब जाते थे पढ़ने तो वहाँ बोर्डिंग होता था, हॉस्टल। उन्होंने हॉस्टल में रहना तो वहाँ पैसा नहीं होता था, पैसा नहीं देते थे। क्या करते थे, गांव से जाना, पीठ में आटा ले जाना, फिर वहाँ वो जमा करना, किलो लिया इससे इतना किलो लिया, इससे इतना किलो, तो वो भी पढ़े। हम भी घर से लाते थे। मैं जब 14 किलोमीटर शनिश्चर से आता था तो सोमवार को 2-3 किलो पीठ में आटा भी डाल के, चावल भी दुकानों में कम मिलते थे, कभी कभी हम भात खाते थे, कभी कभी, रोज नहीं, हफ्ते में 1-8 बार मिलते थे, थोड़ा सा चावल वगैरह। तो उस दौर में भी हम पढ़े, सुबह हमें कोई नहीं सिखाता था, लेकिन हम जैसे फलाना जो है उसको एप्लीकेशन याद हुई, उसको फलाना मॉर्निंग वॉक याद हुआ, उसने स्कूल में सुनाया, हमने जब तक वो क्वार्टर में याद नहीं हुआ तब तक सोना ही नहीं है। आप लोग क्या करते हैं शाम को, चैटिंग। आप मॉर्निंग वॉक याद नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, चैटिंग मोबाइल में, क्योंकि आगे आगे टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें जो है अपनानी है वो टेक्नोलॉजी। अगर मोबाइल वाली टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमारे पास आ गया है, उसको हमने यूज करना है, लेकिन उसको यूज किस में करना है, अच्छे के लिए, पढ़ाई के लिए। अगर आप फेसबुक ही देखते रहेंगे, उसमें वो करते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे, फोन करते, उससे पढ़ाई नहीं होनी है। आप रात दिन उसको देखो, उससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। क्या एक चीज तो मिलेगी उससे, क्या मिलेगा, चैटिंग करने से या फेसबुक देखने से क्या मिलेगा, क्या चीज मिलेगी, फ्री में जो मिलेगा, आंखें खराब होगी, फ्री में हो जाएगी खराब, उसको
उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ टाइम बाद ऐनक लग जाएगी। और वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की हुई है कि 2050 में अगर इस तरह से बच्चे मोबाइल देखेंगे, 2050 में हर तीसरा बच्चा जो है मानसिक रोगी हो जाएगा। तो आप उसको यूज करिए, लेकिन बिल्कुल कम उसमें यूज करेंगे और यूज करेंगे अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि आप जो है उसमें, क्योंकि उसमें अच्छी चीज भी है और गलत चीज भी डाली हुई है। कईयों ने बिजनेस चलाया हुआ है कि मैंने जो फेसबुक में या उसमें जो चीज डाली है उसको ज्यादा कौन देखेगा, उसको ज्यादा जो देखेगा जिसने ये चलाया हुआ है। आप इंटरनेट कितना यूज करोगे, इंटरनेट कितना यूज करोगे, ठीक है। आप, मैंने एक पोस्ट उसमें डाल दी, क्या मैंने गंदी पोस्ट डाल दी किसी ने, अगर बहुत सारे लोग जो उसको देखने वाले ज्यादा है तो इंटरनेट यूज हो रहा है ना। आपने पैसा भरा है ना, जिसने इंटरनेट का पैसा भरा हुआ है वो ही उस चीज को देख पाएगा, जिसने नहीं भरा उसका मोबाइल तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जितना इंटरनेट ज्यादा यूज करेंगे, जितना वो पैसा ज्यादा भरा होगा, जिसकी पोस्ट ज्यादा देखी वो जो है उसको पैसा देंगे। तो क्या देंगे उसको, पैसा। किसी ने मान लो कोई गलत पोस्ट डाल दी, कोई गंदी पोस्ट डाल दी, उसको कुछ लोग ज्यादा देखेंगे, तो जिसने डाली है उसको पैसा, उसको पैसे से मतलब है। उसको इससे मतलब ही नहीं कि किसी की जिंदगी बर्बाद होगी, कोई बच्चे खराब हो जाएंगे, उसको उससे मतलब कुछ नहीं है। उसको मतलब है कि मुझे क्या मिल जाए, पैसा। जो नेट वाली कंपनी है उसको भी क्या है कि मेरी कंपनी चले, मुझे क्या मिले, पैसा। अगर हम उसको ही देखते रहेंगे, हमने इंटरनेट यूज किया, वो पैसा भी बर्बाद कर दिया और अपना दिमाग भी खराब कर दिया और पढ़ाई से भी भटका दिया। अगर आप ऐसे भटकोगे तो मोती तो ऐसे लगने तो दूर की बात है। अगर मान लो जैसे आजकल चिट्टा चला हुआ है, अब भंग नहीं पीता है कोई, शराब नहीं पीता, अब चिट्टा पीता है। बूढ़ा आदमी नहीं पिएगा उसको, मैं तो नहीं पीऊंगा, या प्रिंसिपल साहब तो नहीं पिएंगे, या कोई और तो नहीं पिएंगे। आपने देखा ना जो चिट्टा पी रहे आजकल वो कौन पीता है, युवा, ठीक है। वो एक ऐसा नशा है कि एक बार अगर आपको पिलाया, जिसने बेचना है ना, वो 1 ग्राम के 4-5 हजार रुपये लेते हैं, 1 ग्राम के 4-5 हजार लेंगे। अच्छा, जो बेचने वाला है, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, पहले के जो बुजुर्ग है वो अगर उस दौर में भी पढ़ाई करके आगे निकले, आपको अगर इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो आप लोगों ने भी क्या करना है, पढ़ना है, खूब पढ़ना है और कोशिश करनी है कि हम भी आगे निकले, ठीक है ना। आपके पास तो अब तो हर गांव में स्कूल है, हर जगह के लिए गाड़ियां जाती है, कॉलेज आपके पास नजदीक है। हम तो कुछ कॉलेज में पढ़े, लेकिन जब भी हम 3-4 साल पढ़े तो मैक्सिमम यहाँ से और तक पैदल, फिर पाँव में लगनी नीचे जाता था, बस वाणी नीचे कोई टैक्सी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, एक बस आनी, कोई देखते ना बस। क्यों? मैंने जब मैं 6ठी में पढ़ता था, छोटे बच्चे बात भी नहीं कभी ले जाने, तो शायद मैं 6ठी में पढ़ता था, मैंने शलवाड़ से पहली बार ट्रक देखा, शलवाड़ जाता हुआ ट्रक। नहीं तो गाँव में होते थे ना हमारे पास लकड़ का लेना नहीं, गुटका, वो होता था हमारा ट्रक। सड़क बनानी हमने कहीं खेत में दिन भर खेलना भी वो ट्रक है। क्यों? तब कोई टेलीविजन थोड़ी था कि वहाँ देखा ट्रक, तब वो पढ़ते थे टेलीविजन। राणा आदमी, हम छोटे में पढ़ते थे, साइकिल में जाता था। साइकिल कैसी है भाई, देखी तो है नहीं, कोई फोटो तो था नहीं वहां, वो साइकिल दिखनी तो कहीं किताब में काली काली पिक्चर बनाई है, उसमें 2 टायर आगे 2 टायर साइकिल है। एक कागज पर देखना और एक सीधी साइकिल देखनी, उसमें फर्क नहीं है, फर्क है ना उसमें। साइकिल पकड़नी कैसी होती है, गाड़ी है जी, जो हम जो गुटखा लेते थे वो काला तो बड़ा होगा ना ऐसे,
जो हमारा होता था वो लकड़ियों का। आजकल तो हर टेक्नोलॉजी है, जो चीज नहीं देखिए वो भी मिले, बट मोबाइल में देख के गूगल में जाके आपको झट मिल जाता है। कितनी फैसिलिटी है आज पढ़ने को है, लेकिन उसको यूज करना है ना। यस सर। हम बिना यूज किए भी थोड़े आगे निकले, कुछ पढ़े निकले। हाँ, एक चीज बच्चों आपने ध्यान रखना है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, बुराइयां खत्म करनी है, समाज में बुराइयां भी ना, वो एक ही मूल मंत्र है उसका। कई बुराइयां हैं, जात पात है, छुआछूत है, कोई दूसरा है, ABC, बहुत सारी बुराइयां हैं हमारे समाज में। कम से कम 95% बुराइयां अभी। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गांव में जाएंगे आप, अभी ये हुआ, वो हुआ, बहुत सारा, उसमें बहुत सारी बुराइयां अभी भी है। हम किसी भी चीज को मानते हैं, हम थोड़ा सा वहां भी बुराइयां हैं, अच्छाइयां कम है। अगर आपने कोई बुराई खत्म करनी है, किसी भी चीज के साथ लड़ाई लड़नी है, उसके लिए एक मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र क्या है? पढ़ाई। अगर आप खूब पढ़ोगे, खूब आगे निकलोगे, जिंदगी में कुछ करेंगे, सारी बुराइयां जो है आपसे दूर भागेगी। अगर आप कम पढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे, सारी बुराइयां आएगी आपके चारों तरफ आगे, कभी जैसे आपका गला पकड़ेगी। अगर आप खूब पढ़े लिखे होंगे तो मैं दावे से कहता हूं, कोई भी समाज में ऐसी बुराई नहीं है कि जो आपके नजदीक फटकेगी। गला पकड़ना तो दूर की बात, आपके नजदीक तक नहीं आएगी। क्यों? है ना? रियली देते हैं, खासकर बड़े बड़े बच्चे। एक बच्चा वहां लेने आया, उसको मेरा थोड़ा आइडिया नहीं लगा। अब मुझे भी उतना इसमें क्या एप्लीकेशन, क्या चीज होती है, मुझे भी नहीं आता ज़्यादा। तो 10,000 का मोबाइल उसने नहीं लिया। उसने बोला जी इसमें ये नहीं है, इसने बोलने पड़े 10 बातें बता दी उसने। वो जो 10 बातें उसने बताई वो मुझे भी समझ नहीं आई, क्योंकि मोबाइल का ज़्यादा मुझे तो ऐसे नेट से नहीं चला। नेट जब चला है, गूगल, अगर मुझे ज़रूरत है इंटरनेट की, और गूगल में मैंने टाइप करना है जो मुझे चाहिए। आप गूगल में करो न्यूटन का दूसरा नियम, वो विद एग्जाम्पल बताएगा, विद प्रैक्टिकल बताएगा दूसरा नियम क्या है। आप उसमें टाइप करो तीसरा नियम, आप टाइप करो एवोगैड्रो का, आपकी जो साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो बता देगा, फिर पिक्चर निकलेगा वो तो आपका 4,000 का मोबाइल बता देगा। लेकिन उसको जो था वो दूसरा, ये गेम खेलना, वो खेलना, ये करना से करना सारा, तो उसने नहीं लिया। फिर वो चले गया दूसरी दुकान में। फिर वो पेरेंट्स मेरे जानने वाले थे, मैंने कहा यार ये ठीक है, बोले जी मसा ही नहीं बचा। उसके बाद उसने 13,000 का मोबाइल दिया। मैंने वो पेरेंट्स पूछे, उसके बाद आए उन्होंने, मैंने कहा कितने का दिया उसने फोन? बोला इतने का दिया। तो मुझे लगता है आप सभी बच्चों ने माँ बाप को 10,000 का चूना लगाया। और बच्चों का 10,000 कमाने के लिए बच्चों टाइम लगता है। अगर कल दिन आप लोगों ने भी बड़े होना है तो 10,000 20,000 कमाने के लिए वक्त लगता है। अगर हम सभी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, सभी छोटी मोटी खेती बाड़ी करते हैं ना आप लोग भी, तो कभी जैसे हमारी सब्जी में 2 किलो, कभी जैसे हमारे टमाटर 5 रुपये किलो भी बिकते हैं, तो उसमें जितनी हमने दवाई स्प्रे की होती है उससे अगर 5 रुपये बिकता है तो वो दवाई का खर्चा नहीं निकलता है। मैं क्या बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे जो हैं हम अपने से जो पढ़कर आगे निकले उनको ये शिक्षण संस्थान सम्मानित करता है, सम्मान देता है, आपके सामने अपने अनुभव बांटने के लिए बुलाता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। तो हमने यही बात आपको कहनी है, अनुभव वही है। मेरी भी अवस्था लगभग हुई थी जब ये 10th में थे। इन्होंने पूरा का पूरा इतिहास दोहराया और अपनी जो प्रोग्रेस थी, उन्नति थी, विकास थी, उसकी भी बात की। लेकिन
उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है और हमारा भी यहाँ आने का मकसद ये है कि जितने हम लोग आ गए या पहुँच पाए, हम लोग आपके सामने यही बात रखें कि आप भी साधारण परिवार से, साधारण गांव से और कम खर्चे में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम तो ये चाहेंगे आप हमसे भी बहुत आगे जाएं। मैं लेक्चरर हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे दो बातें होती हैं। एक तो मेरा जीवन सुलभ हो जाता है, मैं अपने जीवन की जिम्मेवारियाँ आसानी से उठा सकता हूँ। दूसरी बात, मुझे प्रतिष्ठा मिलती है। इसलिए मुझे दो लाभ होते हैं। एक व्यक्तिगत होता है, अपने आप के लिए आसान होता है मेरा जीवन, और दूसरी बात, समाज की तरफ से भी एक प्रतिष्ठा मिलती है और समाज को भी एक व्यक्ति मिलता है जिससे उस समाज की इज्जत या प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे, बहुत बातें हो गई, कि आप ये ना समझें कि हम सैंज घाटी के इस ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण स्कूल में पढ़ते हुए आगे नहीं निकल सकते। आप बहुत आगे जा सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कुछ वैश्वीकरण का ज़माना है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन हमने सिर्फ आपको इतना कहना है कि आप माता पिता की बात सुनते हुए, गुरुजनों की बात सुनते हुए इस पथ पर सतत, जैसा वो कहते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है। शिक्षा के साथ एकदम अनुभव नहीं मिलता। हम भी जब 10th में यहाँ से गए होंगे तो हमारे पास भी ये सारा आगे का खाका तैयार नहीं था। हमको भी बड़ों ने बताया, इधर जाएं, इस तरह पढ़ें, ये करें। उस चीज़ को हमने माना और हमारा जीवन आसान हो गया। तो इसी तरह हम ये चाह रहे हैं कि आपका जीवन भी व्यक्तिगत तौर पर भी आसान हो और हमारी ये सैंज घाटी जो काफ़ी बार विकास के पथ पर जा रही है, ये और आगे बढ़े और आप लोग आने वाले समय में, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमसे कहीं और पद प्रतिष्ठा, ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित होकर पद ही चाहिए, बल्कि शिक्षित होकर आप समाज को नए रास्ते बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। बहुत सारे युवा गए हैं आपके आस पड़ोस से भी, उनसे भी प्रेरणा लें। लेकिन 3 जो प्रेरक हैं, एक माता पिता आपके, एक गुरुजन, ये रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलते हुए आप आगे जाएं ताकि आपका जीवन भी आसान हो जाए। इस प्रेरणा के साथ आपने देखा होगा, स्वतंत्रता की आज़ादी के समय भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, प्रेरणा का काम किया कि आगे जाओ। महिलाओं ने अपने पतियों को बलिदान देने के लिए कहा, माँओं ने अपने बेटों को कहा आप जाइए, घर हम संभालेंगी। तो तब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उसी प्रेरणा के लिए कि आप हमसे और आगे निकलें और आगे जाएं, और आपको विश्वास हो कि स्थानीय लोग जिस तरह तुम पढ़ रहे हैं, जो बोली भाषा तुम बोलते हैं वही बोली भाषा हमने बोली, बल्कि इन्होंने सुख सुविधा की बात की, अच्छी बात है, आपका समय है, आप इसका उपयोग करते हुए बहुत आगे तक जाएं। इस आशीर्वाद के साथ मैं आपको प्रेरणा स्वरूप जयशंकर प्रसाद की एक कविता ज़रूर कहना चाहूँगा और आप मेरे साथ बोलेंगे ताकि आपको शुभ आशीर्वाद भी मिले और आप सतत आगे बढ़ते रहें उन्नति के अपने पथ पर। तो मेरे साथ बोलेंगे। तो ये स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रयाण गीत था। प्रयाण गीत का मतलब जब युद्ध में जाते हैं हमारे सैनिक, उनका उत्साहवर्धन करना होता है। तो मेरा भी प्रयास रहेगा उसी संदर्भ में कि आप आगे बढ़ें और खुशी खुशी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अनेक प्रतिष्ठित पदों पर समाज में किसी भी तरह की प्रतिभा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करें। तो मेरे साथ बोलेंगे आप।
हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यदा हसी सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी अराप्ति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो इन्हीं आशीर्वादात्मक पंक्तियों संदर्भ थोड़ा सा बताता हूँ मैं। जयशंकर प्रसाद जी ने 1931 में जब ये प्रयाण गीत दिया था अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, तो इस प्रेरणा गीत के नीचे इसको गा गा कर उनमें अभूतपूर्व उत्साह उत्पन्न होता था और आगे चलते गए और उन्हीं के समर्पण और बलिदान से 1947 को हम स्वतंत्र हुए। उसी स्वतंत्रता का फल हम आज भोग रहे हैं। इसलिए हमें अनुभव या पिछली परंपरा, पिछला इतिहास हमारा गौरव भरा रहा है। आपके लिए भी इतने प्रेरणा स्रोत लोग हैं और भी लिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रधानाचार्य जो डीसी स्कूल से सेवानिवृत्त हुए, जो सेंट की आवाज़ भी रही है और अभी भी हैं, तो आप हम सब से कम थोड़ी सी प्रेरणा ज़रूर लें कि आपकी तरह पले पढ़े, बल्कि आपके बराबर नहीं भी थे हम, इन्हीं स्कूलों से निकले हुए जो आपकी तरह ऐसे छोटे बच्चे थे, वो भी अपने जीवन को आसान करने के लिए जीवन रूपी कठिनाइयों को आगे लांघते हुए उन्होंने अपने आप को क्या किया, उन कठिनाइयों से पार पाया और अपने आप को सक्षम किया अपने जीवन को चलाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरक बातें आपने कही, प्रेरणात्मक विचार आपने रखे और आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप इन बातों को ज़रूर अमल में लाएं। एक और जहां हम आप सभी के जीवन के आगे बढ़ने के लिए ये बातें बहुत सफल साबित होंगी, वहीं जो अभी तक हमारे स्कूल के मोती महानुभाव इन सब ने बातें कही है, इससे हमें देश प्रदेश का इतिहास भी मालूम होता है और यहाँ तक कि हमारे अपने ग्राम समाज का इतिहास से जुड़ने का आप सभी को सुअवसर मिला। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगा आदरणीय भाई श्री सुभाष भारद्वाज जी से, लेक्चर हिस्ट्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांसद, कृपया आप अपने शब्दों में यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को प्रेरित करें, आगे बढ़ने के मार्ग प्रदर्शित करें। माननीय सुभाष भारद्वाज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, मेरे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हम सब के गौतम जी, अभिषेक जी तथा यहाँ इस कार्यक्रम में संचालक के रूप में कार्य कर रहे आदरणीय श्री मनोज जी तथा यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं विद्यालय प्रबंधन का, विशेष रूप से प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया ताकि मैं आप सबसे जो है वो रूबरू हो सकूं। इसके लिए मैं विद्यालय प्रबंधन का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं तो इस कार्यक्रम में किस तरह के महान हस्तियाँ यहाँ पे बैठी हैं, उनके सामने बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ।
आपने इस योग्य समझा और इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल हुआ, इस नाते मैं ये अपना दायित्व समझता हूँ कि मैं भी आप सब बच्चों से अपना अनुभव जो है वो शेयर करूँ। हालांकि इनके जैसा मेरा व्यक्तित्व नहीं है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन जो अनुभव मेरा रहा है उस अनुभव को कम शब्दों में आपसे जो है वो साझा जो है वो मैं करना चाहूँगा। क्योंकि इससे पहले के जो वक्ता हैं उन्होंने अधिकतर विषयों को जो है वो कवर कर लिया है, जिससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि कमियों और अभावों के बावजूद भी व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ सकता है। इन्होंने जिन परिस्थितियों में शिक्षा जो है वो ग्रहण की और उन कवियों में के होने के बावजूद, अभाव में पलने बढ़ने के बावजूद जिंदगी में जो है वो बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो उसका ये स्पष्ट अर्थ निकलता है कि कमियां और अभाव ये सिर्फ जो है वो एक बहाने होते हैं। जिन्होंने अपनी मंजिल पर जिनकी नज़र होती है वो स्वयं अपना रास्ता जो है वो तय करते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जिनकी नज़र आसमां पे होती है उनको सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं होती है, सीढ़ियाँ तो केवल मात्र छत पर जाने के लिए होती है। तो ये सिर्फ हम बहाने जो है वो लगा सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हमारी आर्थिकी अच्छी नहीं थी, हमारे पास संसाधनों की जो है वो कमियां थी, इसलिए हम जीवन में आगे जो है वो नहीं बढ़ पाए। तो ये बात तो इससे स्पष्ट ही हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। हमारे बीच में भी ऐसी हस्तियां जो है वो बैठी हैं, या समाज के अंदर जहां आप नज़र दौड़ाएंगे तो ऐसे अनेक लोग जो है वो आपको मिलेंगे जो कमियों में, अभावों में जो है वो पले हैं और उन्होंने ज़िंदगी में बड़ा मुकाम जो है वो हासिल किया है। इसलिए आप भी इस बात को कतई ना सोचें कि हम किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमारी उनसे क्या प्रतिस्पर्धा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है वो अपनी योग्यता के बलबूते कोई भी मुकाम जो है वो हासिल कर सकता है। इसलिए अपने आप को कम ना आके जीवन के अंदर अपने आप में जो है वो ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये जो अपना जो एक विश्वास होता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। हालांकि ये अभिमान तो नहीं होना चाहिए, तब ये गलत दिशा में जो है वो चले जाता है। लेकिन अपने आप को मानना कि आई एम द बेस्ट, जब आप ये सोचते हैं कि मैं बेस्ट हूँ तो आप बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी आप जहाँ भी हैं वहाँ आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि मुझे किसी भी तरह का कोई कार्य हो उसमें अपना 100% देना है। कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। आप जिस भी कार्य को करें उसको पूरी लगन के साथ करें, उसको पूरी शिद्दत के साथ करें। जितनी आपकी कार्य के प्रति शिद्दत होगी आपके लिए परिस्थितियां भी उतनी अनुकूल जो है वो बनती जाएंगी। फिल्में आप सब लोग देखते हैं, दीपिका पादुकोण की डेब्यू फिल्म है ओम शांति ओम। उस फिल्म का एक बहुत सुंदर डायलॉग है, मैं पहले भी बच्चों को सुनाता था, आप सब लोग मुझसे परिचित भी होंगे क्योंकि मैंने इसी विद्यालय में इससे पहले कार्य किया है। ओम शांति ओम फिल्म का वो डायलॉग है कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे दिलाने में लग जाती है। कहने का भाव ये है कि जब आपकी किसी कार्य को करने के प्रति शिद्दत होती है, लगन होती है, तो आपके लिए जो है परिस्थितियां भी जो है वो सहायक बन जाती हैं। इसलिए ज़रूरत है तो सिर्फ लगन के साथ, शिद्दत के साथ काम करने की। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा। आज के युग की यदि मैं बात करूँ, हमारे सामने समय के साथ साथ चुनौतियाँ जो है वो बदली हैं। जब हम पढ़ते थे तब चुनौतियाँ कुछ और थी, आपके सामने चुनौतियाँ कुछ और हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी का ये दौर है और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके जितने फायदे होते हैं इसका उतना ही अदर साइड ऑफ कॉइन जब आप देखते हैं तो इसके उतने ही नुकसान हैं। तो मैं तो आपको सबसे पहली सलाह तो यही दूंगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यदि हम सही प्रयोग जो है वो करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमको जीवन में गति देगा। और यदि इसी टेक्नोलॉजी का हमने गलत प्रयोग जो है वो कर दिया तो ये हमारे जीवन की दशा कहीं और जो है वो ले जाएगी। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है, आप इंटरनेट का जो है वो यूज़ करते होंगे, ये फ़ोन ही है जिसमें सारी चीज़ें जो है वो होती हैं।
आप यदि इसका सही प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन को बहुत फायदा जो है वो देगा। लेकिन यही टेक्नोलॉजी आपको विनाश की ओर भी जो है वो ले जा सकती है। इसलिए आप टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करें, इस दिशा में जो है वो आपको बढ़ना है। ये मेरा आपको सुझाव जो है वो रहेगा कि आप इसका जो है वो गलत प्रयोग ना करें, बल्कि आपके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए इसका जो है वो प्रयोग करें। कंस्ट्रक्टिव जो आपका वर्क है वो जो है वो आप करें, तो वही उसका जो है वो सही प्रयोग जो है वो होगा। दूसरा, आप जिस अवस्था में इस वक्त हैं, इस अवस्था में आपका जो निर्माण हो रहा है, आपके निर्माण में जहाँ पर आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, आपके गुरुजनों का बहुत बड़ा जो है वो योगदान है, वहीं पर आपके निर्माण में आपके आसपास के व्यक्तियों का भी बहुत बड़ा योगदान जो है वो होता है। उस एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा जो है वो योगदान होता है। आपको बनाने में जो आपके दोस्त हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वो जो बैक बेंचर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा जो है वो योगदान होता है। इसलिए इस बात को भी जो है वो आपके ध्यान में आपने जो है वो रखना है कि आपको हमेशा एसोसिएट करना है अचीवर्स के साथ, लूजर्स के साथ एसोसिएट नहीं करना है। आपको अचीवर के साथ जो है वो एसोसिएट करना है। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आपका निर्माण भी व्यक्तित्व का उसी रूप में जो है वो होगा। इसलिए आपको कैसे लोगों के साथ रहना है, इसका चयन भी जो है वो आपको सोच समझकर जो है वो करना चाहिए। ये वो दौर है जहाँ पर आप जिस अवस्था में हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इस अवस्था के अंदर जो है आपका उतना मैच्योरिटी आप में नहीं होती है, इसलिए बातों को उतना अच्छी तरह आप समझ नहीं पाते हैं। जिस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में आप रहते हैं, आप उसी में जो है वो रंग जाते हैं। और इस अवस्था के अंदर जो है वो हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आकर्षित जो है वो करती हैं। युवा अवस्था के अंदर, जैसा गुरुजी ने अभी हमसे जो है वो साझा भी की बात, कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, वहीं पर नशा हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इस अवस्था के अंदर हम नशे से जो है वो दूर रहें। हम ऐसे लोगों के साथ ही जो है वो एसोसिएट जो है वो करें जो इन तरह की प्रवृत्तियों में नहीं रहते हैं। कई बार लोगों के मन में ये भ्रम भी रहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नशा नहीं करता, भले ही मेरे दोस्त कर लेते हैं पर मैं नहीं करता। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है कि कोई भी प्रक्रिया, उसमें यदि निरंतरता जो है वो होती है तो उसका रिएक्शन होता है बेटा। आप यदि गलत लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है आज आपको वो प्रभावित ना करे, कल ना करे, परसों ना करे, लेकिन द डे विल कम जब वो चीजें आप में भी जो है वो आएंगी। बेटा आपने टैप देखा, वो नलका देखा ना, आपने नलका देखा आपने, जब आप पानी खोलते हैं ना बेटा, तो पानी आप खोलेंगे, पानी वहां से गिरेगा और क्या होता है, गीला हो जाता है नीचे, और तो कुछ नहीं होता ना। टैप को आपने बंद कर दिया। बहुत सारे हमारे गांव के अंदर नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं पानी के, जो प्राकृतिक स्रोत हमारे हैं, वहां आप देखेंगे कि पानी लगातार बह रहा है, और लगातार बहता हुआ पानी जो आपके टैप के नीचे सरफेस था उससे भी हार्ड सरफेस है। वो कोई पत्थर भी हो सकता है, वो कोई सीमेंट भी हो सकता है। आप देखते होंगे कि वहां पर जो है होल हो गया होता है, पत्थर में भी होल हो गया होता है, सीमेंट में भी होल हो गया होता है, क्योंकि वो प्रक्रिया जो है उसमें निरंतरता है। तो कहने का भाव ये है कि लगातार यदि कोई क्रिया जो है वो हो रही है तो वो हमको प्रभावित करती है। वैसे ही आप लगातार गलत लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। इसलिए आप अपने जीवन में इस बात को भी सुनिश्चित करें कि आपको अच्छे लोगों के साथ जो है वो रहना है, अचीवर के साथ जो है वो एसोसिएट करना है, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे आपको जो है वो दूर जो है वो रहना है। और ये वो अवस्था होती है बेटा, कहते हैं कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। गलती तो कुछ समय की होगी, थोड़ी सी जो है वो आप गलती करेंगे और इसकी सजा आपको उम्र भर के लिए जो है वो भुगतनी पड़ेगी। इसलिए उस गलती को आप ना करें ताकि आपका जीवन जो है वो सुखद हो। इसके अतिरिक्त आप इस अवस्था में शिक्षा को जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, उन मूल्यों को आप अपने जीवन में जो है वो आत्मसात करें और अपने जीवन में जो है वो आगे की ओर जो है वो बढ़ें। तो ये मैं कुछ सुझाव थे जो मैं आपके बीच में जो है वो रखना चाह रहा था। और अपने आप को आप कम बिल्कुल ना आंकें, ये ना सोचें कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सुविधाएं जो है वो नहीं है, मेरे पास ये कमी है वो कमी है।
इस ओर आप बिल्कुल भी ना सोचें। मैंने आपको कहा दुनिया में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो कमियों और अभावों में पले और जीवन में जो है वो आगे जो है वो बढ़े हैं। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मूल मंत्र ये भी है कि आपको अपने जीवन में जो है वो एक बड़ा टारगेट जो है वो सेट करना है। आप एक बड़ा टारगेट जो है वो सेट करें। बिना टारगेट के व्यक्ति जो है, जब तक हम किसी गोल के बारे में जो है वो नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास अपना कोई रास्ता नहीं होता है। फिर हम जिस मार्ग पे चले, जहां पहुंचे तो पहुंचे। इसलिए यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ। आपको अपना रास्ता जो है वो बनाना है, ठीक है। अपना एक टारगेट जो है वो सेट करना। आज से ही आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, मुझे इस दिशा में जो है वो जाना है। आप वो टारगेट, आप वो गोल जो है वो सेट करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो आपको उसमें जो है कामयाबी जो है वो मिलेगी। मैं बहुत लंबी बात जो है वो नहीं करूंगा। मुझसे पहले महानुभावों ने जो है वो आपसे बहुत सारे विचार जो है वो साझा किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब बातों को अपने जीवन में जो है वो आत्मसात करेंगे और आप जो है वो जीवन में आगे जो है वो बढ़ेंगे। और हमने जो मुकाम हासिल किया है ये कोई बहुत बड़ा मुकाम नहीं है बेटा। सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, इससे भी बहुत आगे जो है वो जाया जा सकता है। इसलिए आपको भी जो है, जो आपके गुरुजन, जो आपके माता पिता जो है वो कहते हैं, उन बातों को जो है वो अपने जीवन में जो है वो आप आत्मसात जो है वो करें और जीवन में जो है वो आप आगे बढ़ें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार मैं अंत में पुनः प्रधानाचार्य महोदय का, क्योंकि ये आपके लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी मेंटर जो है वो रहे हैं, मैं इनका विशेष रूप से जो है वो धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने का जो है वो समय मिला। मेरे निर्माण में इनका भी जो है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है। भले ही कम समय के लिए ये यहाँ पर जो है वो रहें, लेकिन कहते हैं कि सूर्य की एक ही किरण क्यों ना पड़े, प्रतिबिंबित तो होती ही है। तो इनका कम समय जरूर यहाँ पर जो है वो रहा है, लेकिन हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप सबका भी सौभाग्य है कि इनके साथ आप यहाँ जो है वो अध्ययन जो है वो कर रहे हैं, इनके मार्गदर्शन में। तो एक बार मैं पुनः प्रधानाचार्य महोदय का, स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा, कार्यक्रम में जो है वो बुलाया और ऐसी महान हस्तियों के बीच में मुझे बैठने का, इनका आशीर्वाद लेने का मुझे जो है वो अवसर प्रदान किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, इन्होंने बताया कि जितनी सुख सुविधाएं हैं, जैसे खासकर तकनीकी युग है, तो उसके साथ खतरे भी कितने हैं, किस तरह से समझ करके चलना है। तो ये वास्तव में हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी बातें हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी बच्चे अनुशासित होकर के सुन रहे हैं। आप एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। यह का सौभाग्य है कि हमारे बीच एक और जहाँ फतेह सर जैसे अनुभवी व्यक्ति है, वहीं हमारे बीच जो हमारे अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम में आपकी एज के लगभग भी के ही सम्मानित साथी हमारे अभिषेक जी हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा इनसे, जो गवर्नमेंट कॉलेज सैंज में ही कार्यालय में होते हैं, कृपया आप दो शब्द कहें अभिषेक जी। आदित्य योग्य गुरुजन, जैसा कि आज का ये कार्यक्रम अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती, इस विषय पर ये कार्यक्रम है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। अभी जो जिस मोती की यहाँ पे बात हो रही है, उस प्रकार का मोती बनने की जो मेरी अभी राह है वो कुछ हद तक हासिल हुई है और कुछ हद तक उसका सफ़र अभी भी जारी है। तो उस सफ़र में जितना थोड़ा अनुभव, इस सफ़र में जितना अनुभव मुझे इस राह में हुआ है, मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि इससे पहले जितने महानुभावों ने आप सभी के बीच में अपने अनुभव बताए, उसमें उनके छात्र जीवन में मूलभूत सुविधाओं की बहुत ही डेफिशिएंसी थी, कमी थी, और उससे निकल के वो लोग आज इस मुकाम पर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो विद्यार्थी जीवन है बिल्कुल आप लोगों की तरह रहा है। बिल्कुल 2014, आज से 7 साल पूर्व मैं इस जगह पे बैठा करता था। तो मेरा जो सफ़र है, इस मोती बनने की राह का जो आपका सफ़र है, वो काफ़ी हद तक सेम रहने वाला है। तो मैं जितना अनुभव कर पाया और जितना मैंने समझा इस राह में, तो मैं आप सभी के बीच में साझा करना चाहूँगा। सभी लोग आजकल बच्चे पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं और आजकल जिस तरह से 90s, 98%, 95% हर बच्चे के मार्क्स हैं, ये
जिस तरह से वक्त बढ़ेगा बच्चों, ये जो कंपटीशन है ये भी बढ़ता जाएगा। और इस राह में मैं आपके साथ कुछ अपने विश्वविद्यालय स्तर की बातें शेयर करना चाहूँगा। जिस प्रकार से मैं विश्वविद्यालय में था, अभी जिस तरह के बच्चे क्लासेस में हैं, हो सकता है 70% बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हो, 20% थोड़े से मीडियम हो, और हो सकता है 10% थोड़ा सा और पढ़ाई में थोड़ा सा हाथ तंग हो। लेकिन जब आप बच्चों जैसे जैसे आप कॉलेजेस में जाओगे, विश्वविद्यालय में जाओगे, तब जो पढ़ाई का स्तर होगा, एक कक्षा के जो सारे 100% बच्चे, वो सभी बिल्कुल निपुण होके, बिल्कुल सेलेक्ट होके वहाँ पहुँचे होंगे। और जो कंपटीशन है उस वक्त सिर्फ पढ़ाई का नहीं रहेगा। मैंने अपने साथ देखे बहुत हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, जिला से, हर जिला के आए बच्चों के साथ मैंने अपनी पढ़ाई की, और मैंने बहुत हद तक देखा पढ़ाई में सारे बच्चे बिल्कुल निपुण हैं, क्योंकि दूर दूर से बच्चे, एक विश्वविद्यालय है, 2 विश्वविद्यालय है, और पूरे हिमाचल भर के बच्चे आएंगे। तो वो हर अपने अपने विद्यालय का टॉपर बच्चा, अपने अपने महाविद्यालय का टॉपर बच्चा होगा। तो वहाँ पर जो एक नया, आप सभी के बीच में जो एक नई वो रहेगी, वो ये रहेगा कि आपका मानसिकता से आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि जो पढ़ाई के मामले में होंगे सभी बच्चे निपुण होंगे, मानसिकता से कौन कितना स्ट्रॉन्ग है वो वहाँ पे ज़्यादा मैटर करेगा। और इसके लिए मैं मानता हूँ कि जो स्कूल्स, आपके जो विद्यार्थी जीवन है, उस वक्त आप पढ़ाई के साथ साथ अपने सर्वांगीण विकास में, जैसे कि विद्यालय की जितनी भी अन्य गतिविधियाँ होती हैं उनमें कितना भाग लेते हैं, क्योंकि उन सब का आपके मानसिकता पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़, जब मैं विद्यालय में था, मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट था, बट मैं टूर्नामेंट्स में भी गया हूँ और मैं कल्चरल प्रोग्राम्स में भी गया हूँ। जब विद्यालय में कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी तो मैं उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेता था। उस वक्त शायद मुझे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में उतना कुछ अंदाज़ा नहीं था, बट जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मेरे साथ सभी निपुण बच्चे थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चों आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका दिमाग थोड़ा सा और मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, तो जो मानसिकता पर जो बहुत सारी चीज़ें होती है प्रभावित होती है। तो मैंने पाया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, जैसे कुछ चीज़ करनी हो या कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अलग चीज़ हो, पढ़ाई का प्रेशर है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर है, सब चीज़ों का है, हैंडल करने में मैं बहुत एक अच्छे उसमें था। तो लेकिन जो बाकी बच्चे थे, बहुत से बच्चे पढ़ाई में तो अच्छे थे, लेकिन जो इस तरह के जो प्रेशर थे हैंडलिंग में, बेचारे बहुत ही ज़्यादा खुद को पीछे पा रहे थे। तो ये मेरे साथियों ने भी मेरे साथ ये बात डिस्कस की कि आप ऐसा किस तरह से कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की इस तरह के माहौल में तब ढलने की, लेकिन तब तक बच्चों बहुत देर हो जाती है। और तब मुझे ज्ञात हुआ ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप सभी भी बच्चों पढ़ाई के साथ साथ अपने जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनमें आप लोग भाग लें, और अपनी जो मानसिकता है, क्योंकि 21वीं सदी का दौर है, आजकल जो स्किल्ड बच्चे होंगे वही आगे जाएंगे। और मानसिकता अपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें। और डिसीज़न मेकिंग एक जो बहुत ही बड़ा मुझे एक ड्रॉबैक लगता है आजकल के बच्चों में, हमारे टाइम में भी था, डिसीज़न मेकिंग। अभी बच्चों आप 9वीं 10वीं के बच्चे मुझे लगता है यहाँ बैठे हैं, इसके बाद आप एक ऐसे अपने जीवन के विद्यार्थी दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ पे आपका जो डिसीज़न है वो आपका पूरी उम्र के लिए वो डिसीज़न आपका मायने रखेगा। और इसी बीच महाभारत में एक अंगराजकरण को सभी जानते हैं, ठीक है, सभी जानते हैं अंगराजकरण को महाभारत में। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मैंने तो अपने सारे कार्य अपनी दोस्ती को निछावर करते हुए बिल्कुल तन मन धन से किए, मैंने कोई राह भी कभी कोई चूज़ नहीं करी, जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती गई मैं ढलता गया। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि यदि उचित समय पर उचित मार्ग का चयन ना करें तो जो अनुचित मार्ग है वो स्वयं आपका चयन कर लेता है। तो अभी जो इसके बाद आपके जीवन में पड़ाव आने वाला है वो आपके विद्यार्थी जीवन और आपके जो करियर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मैंने बच्चों देखा है, हमारे समय में भी, आजकल भी बहुत से बच्चे जो एक मुझे लगता है थोड़ी सी एक गलत मानसिकता है कि जो बच्चा 10th में टॉपर होगा वो नॉन मेडिकल रखेगा, उसके बाद जो बच्चा है वो कॉमर्स में जाएगा, उसके बाद जो बच्चा है वो आर्ट्स में जाएगा। तो बच्चों इस तरह की मेरी आपसे आग्रह कि इस तरह की गलती अपने जीवन में कभी ना करें।
क्योंकि मेरे बहुत से साथी हैं जो बाद में इस मामले में बहुत पछतावा होता है लगभग बहुत से बच्चों को। तो ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि जो टॉपर है वो साइंस पढ़ेगा, जो टॉपर है वो साइंस पढ़ेगा। तो ये डिसीज़न आप लोगों का होना चाहिए, आप लोगों का इंटरेस्ट जिसमें है। बात टॉपर की नहीं है, परसेंटेज की नहीं है। साइंस पढ़ने के लिए एक अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है, आर्ट्स पढ़ने के लिए एक अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है, और कॉमर्स के लिए एक अलग अप्रोच की ज़रूरत है। तो वहाँ पे परसेंटेज मायने नहीं रखता है, तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो एक अप्रोच आपकी मायने रखती है। तो आप सभी से निवेदन आग्रह है कि इसके बाद अपना जो सब्जेक्ट है, अपनी जो राह है, उसे चुनने में आप अपने बिल्कुल मानसिकता से उसे चुनें, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ें। हो सकता है 2 महीने 3 महीने, आ सकता है 2 साल तक आपके पेरेंट्स या फिर समाज में इस तरह की बातें हो कि ये बच्चा टॉपर था, इसने आर्ट्स पढ़ लिया, इसने कॉमर्स पढ़ लिया, साइंस नहीं पढ़ा। हो सकता है बहुत उनके विशिष्ट उपस्थित मेहमान आदरणीय श्री फतेह सिंह ठाकर जी, आदरणीय श्री अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप शॉर्ट नोटिस में अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ विद्यालय में पहुँचे। आप लोगों ने अपने जो अनुभव शेयर किए बच्चों के साथ, हमारे साथ, और जो टिप्स आपने बच्चों को दिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे उन अनुभवों को भी ग्रहण करेंगे, उन टिप्स को भी ग्रहण करेंगे, और हमसे भी आगे निकलने की कोशिश करें, ताकि आप अपना नाम भी ऊंचा कर सकें, अपने माँ बाप का नाम भी ऊंचा कर सके, अपने विद्यालय का नाम भी ऊंचा कर सके, और अपने समाज को भी ऊंचा कर सके। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। जैसे सभी लोगों के कॉमन जैसे विचार थे कि ज़्यादा जो फोकस था हमारा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर था। ये मैं भी देखता हूँ, सभी अनुभव करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को ही पता है कि जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आजकल, उसमें मैं नहीं समझता कि 10% बच्चे भी हैं वो अपने सिलेबस से रिलेटेड उसका प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह। वो कोई आपके काम की चीज़ नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में आपके काम की चीज़ क्या है? अगर आपने मोबाइल का यूज़ करना लेते तो वो अपने सब्जेक्ट रिलेटेड से करो, अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए कीजिए। यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है, व्हाट्सएप में कुछ नहीं रखा हुआ है, फेसबुक में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो जैसा सर ने बोला कि जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे क्या होगा, 3 साल के बाद 2 साल के बाद आपको पहले तो आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे, उसके बाद और भी बीमारियाँ। आप क्या समझते हैं? कोई अच्छी चीज़ है? आप 15-20 मिनट लगातार अपने मोबाइल को यूज़ कीजिए, आप खुद अनुभव करेंगे क्या होता है, एकदम थकावट जैसी हो जाती है। होता है ऐसा कि विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ।